बिजनेस में एक कहते हो कि हम जब सारी किस्तियाँ जला के आप आते हो ना, तो फिर आपके पास सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता होता है, बिकॉज यू कांट गेट बैक, आप पीछे। तो यही बिजनेस का मेरा ये मानना होता है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। ये जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आपको रजिस्टर करना होता है इंपोर्ट करने से पहले। ओके। इवन अगर कोई लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको भी सेल करने से पहले प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने से खुद जाके रजिस्ट्रेशन करा ले? सचिन, नहीं, बहुत आसान है करना, मतलब इसको, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है। मनता जी, दुबई म्यूनसिपैलिटी के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप जाएं, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करें और जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे वो आप अपलोड कर दें। प्रोसेस दिखने में तो बहुत सिंपल सा है, लगता है आपको, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। एक्चुअली हिंदी एंड उर्दू, आज का जो एपिसोड है हम हिंदी उर्दू में करने वाले हैं। दोनों लैंग्वेजेस एक ही हैं एक्चुअली, मेरे तो दोनों भी खराब हैं तो हम हिंदी उर्दू में ये आज का एपिसोड करने वाले हैं। और अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप या तो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या फिर आपने जस्ट अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा टिप्स चाहिए कि कैसे अपने बिजनेस को आप डेवलप कर सकें। तो आज का ये एपिसोड बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर शफीक अहमद, जो कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ एलिगेंट सर्विसेज। एलिगेंट सर्विसेज वो कंपनी है दोस्तों जो आपके बिजनेस के लिए एज अ स्टार्टिंग, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी है ये, क्योंकि ये आपको बिजनेस सेटअप, इनका ये आपको हेल्प करती हैं कि आपका बिजनेस सेटअप करा के दें और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना और बिजनेस के सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि आपको अटेस्टेशन, ट्रांसलेशंस और जितने पेपर वर्क्स होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ DM रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क टाइप के सर्विसेज लगते हैं, ये सारे सपोर्ट एलिगेंट सर्विसेज करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं शफीक अहमद साहब से उनकी स्टोरी और उनके बिजनेस के बारे में। शफीक साहब, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए और आपका स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो वेलकम टू द बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट। थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं कहूँगा कि आपने हमें इज्जत बख्शी, क्योंकि जो आपके व्यूअर्स हैं और जो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे पता है कि कितने अच्छी तादाद में है और किस तरह के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं भी उनके साथ अपना जो नॉलेज है और मैंने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी से, मैं उनके साथ शेयर करूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर उनके काम आएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जो जो ग्रोथ है, जो पॉडकास्ट जैसे ग्रो हो रहा है, ये तो आप ही की बदौलत है। आप जैसे लोग जब आते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो शफीक साहब, हम आपके बैकग्राउंड से ज़रा शुरू करते हैं कि पहले तो एलिगेंट सर्विसेज बिजनेस जो आपने सेटअप किया, ये कब किया और कैसे आपको लगा कि ये बिजनेस आपने स्टार्ट करना चाहिए? सचिन, मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करता हूं कि जी। मैं नेटिव, मेरा राजस्थान है, इंडिया से। और मेरी कॉलेज की स्टडीज़ के बाद मैंने जो पहला जो मेरा अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था 1999 में, वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर। जी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 7-8 साल वहाँ उस बिज़नेस को रन किया। एंड इन 2007 में मैं दुबई आया था। हम्म। यहाँ पे उस वक्त ऑफ कोर्स दुबई बहुत फ्लॉरिश था और बहुत बढ़ रहा था। देयर वाज अ पीक टाइम हियर। और उसी टाइम पर मुझे भी यही था कि मुझे कुछ करना है, आपने एक प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। मैं इसी प्रोसेस में था। फिर मैंने यहाँ एक तरीका होता है कि आप पहले एक काम करें, मार्केट को समझे और फिर उसके बाद अपना अगला स्टेप लें। तो उसी को फॉलो करते हुए पहले मैंने एक यहाँ पे जॉब किया। आई थिंक इस अराउंड 8 महीने मैंने काम किया, एक ओके। दो छोटे कंपनियों में आगे, लाइक आई लर्न इन द प्रोसेस। हम्म। और एज यूजुअल फिर 2008 के एंडिंग तक आते हुए मैंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट किया और 2009 के जनवरी में फिर मैंने एलिगेंट सर्विसेज को स्टार्ट किया। अच्छा, 2009 तो वही टाइम था जब
पूरा रिसेशन वगैरह? हाँ, वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था सचिन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम इस बिज़नेस में एक कहते हो कि हम जब सारी किश्तियाँ जला के आप आते हो ना, तो फिर आपके पास सिर्फ़ आगे बढ़ने का रास्ता होता है। बिकॉज़ यू कांट गेट बैक, आप पीछे, तो यही बिज़नेस का मेरा ये मानना होता है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। और ऑल्दो इट शुड बी अ कैलकुलेटिव रिस्क, लेकिन बिना रिस्क लिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं आधा सेफ और आधा रिस्क, तो नहीं चलता है। आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। मेरा और वो वाक़ई बहुत टफ टाइम था सचिन, मैं शेयर करूँ, मेरे पहले 6 महीने विदाउट एनी इनवॉइसिंग के गए थे। ओह! फिर 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया, पूरे 6 महीने मुझे आज भी याद है कि पहली जो इनवॉइस रसीद बनाई थी मैंने, हाँ। वो जून के महीने के एंडिंग में मैंने एक रसीद बनाई थी पहली। सो दैट वाज़ अ वेरी टफ टाइम। हमने घर से पैसा मँगा के रेंट भरा, चीज़ें घर से मँगा के, तो वो था, लेकिन वो था ये कि हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि वही मैं का जो 2009 से मैंने स्टार्ट किया था, जी। आज मेरे पास मेरी कंपनी में 12-13 लोग हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हम अपने इस पर्टिकुलर डोमेन में जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में वी आर वन ऑफ द लाइक सबसे रिलायबल, और एक जो है वो कंपनी है दुबई में। वाओ! ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है ये कि एक्चुअली जब मतलब लोग अक्सर उस पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं ना कि जब कि अरे मुश्किल हो रहा है 6 महीने तक मतलब लोग सोचते हैं कि अरे यार हो गए 3 महीने हो गए 4 महीने हो गए कोई बिजनेस नहीं आ रहा तो लोग छोड़ देते हैं लेकिन आप उस पे लगे रहे तो आई थिंक ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। सचिन, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। कि अपने बिजनेस के जो स्टार्टअप टाइम होता है ना, उसमें अपने ओवरहेड्स को, अपनी कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। हमने वही किया, हालांकि वो सब तरह के बिजनेस के साथ वो अप्लाई नहीं होता। मेरा क्योंकि कंसल्टेंसी बिजनेस था, यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्शन नहीं था या कोई बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं थी, तो पहले 1 साल मैं अकेला था। मैं कोई ओवरहेड नहीं था, मैं ही सेक्रेटरी और मैं ही पीआरओ और मैं ही ओनर और मैं ही सब कुछ था। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड फिर मैंने एक असिस्टेंट लिया, एक ऑफिस में रखा, फिर मैं बाहर के काम करता था। फिर थर्ड ईयर मैंने फिर एक पीआरओ हायर किया और उसके बाद टीम बढ़ती गई। तो मेरा ये मानना है कि आप जब अपने ओवरहेड को, जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो और आप अपने ओवरहेड को कम करते जाते हो, तो आपकी एक लंबा चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि दुबई, यूएई हम अगर करें, और पर्टिकुलरली जब दुबई बोलते हैं तो इसका मतलब वो यूएई होता है। तो जब हम यहाँ की करते हैं तो यहाँ की ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इन टर्म ऑफ रेंट, इन टर्म ऑफ सैलरीज, इन टर्म ऑफ आपके जो दूसरे और खर्चे। तो अगर आपने उन सबको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में कॉस्ट कर लिया और आपको उस बिज़नेस को लाने, स्टेबल करने तक और लाने तक, वो एक अगर या तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप उससे सर्वाइव कर सके, क्योंकि बिज़नेस को आने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। आप आज ये कोई बटन नहीं है कि आज आपने बटन दबाया और दूसरे दिन से आपका एटीएम से पैसे आने शुरू हो गए। इट टेक्स टाइम। टेक्स टाइम सो पेशेंस चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए आप लगे रहना है उसमें तो तब जाके सेटअप हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके पास एक बहुत अच्छा, एक जैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरा ये मानना है कि मैंने इसमें यही सीखा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप उन सारी जो भी आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, उनको आप कैसे लेते हैं और उनके साथ उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं। आई थिंक वो आपको स्ट्रेंथ देती है और उसी स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ते हैं। जी, जी। इस पे ना शफ़ीक साहब मैं थोड़ा-सा और डीप जाना चाहूँगा इसमें। तो आपने बोला पॉज़िटिव जो थिंकिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके केस में आप कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखते हैं? क्या आपका इंस्पिरेशन क्या है कि कहाँ से आपकी आप में वो पॉज़िटिविटी आती है? जी, मेरा ये मानना होता है कि सब अच्छे हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई बुरा नहीं है। ठीक है? कोई सिचुएशन, किसी हालात कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल एवरीवन इज़ वंडरफुल पर्सन, सब अच्छे होते हैं। तो हम जो, अगर किसी ने कुछ गलत किया है या मान लो किसी के कुछ आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो मे बी सम रीज़न बिहाइंड इट। तो अब मैं मेरे साइड को पॉजिटिव रखता हूँ, तो वो कम से कम जो नेगेटिव दोनों नहीं होते। अगर वो नेगेटिव अगर है भी, तो मैं ये मानता हूँ कि वो एक मे बी सम रीज़न बिहाइंड इट, और हो सकता है कि मैं उसको रिज़ॉल्व करने में, या हो सकता है कि मैं इसको सही करने में मदद कर दूँ, एंड इट वर्क्स। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हो, क्योंकि पॉजिटिविटी की एनर्जी होती है एंड दैट ऑलवेज वर्क्स। अगर कोई जैसे कभी-कभी होती है कि ऐसे पॉइंट आते हैं कि कोई आपका क्लाइंट नाराज़ हो जाता है या वो गुस्सा होता है या कुछ ऐसी बातें होती है, बट व्हेन यू टॉक विद द फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, वो वर्क्स एंड फिर वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है चीज़ें। वाओ! बहुत बहुत ज़रूरी बात है ये एक्चुअली, थैंक यू। अच्छा, शफ़ीक साहब आपके बिज़नेस के जो 3 प्रोफ़ाइल हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वाला, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, बाकी दोनों पे भी आते हैं। बट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए पहले तो कि क्या होता जी। है?
जी, सचिन असल में क्या है कि यूएई में एक लॉ है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनके लिए। हम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की बात जब करते हैं तो वो हम मेनली कर रहे हैं एफएमसीजी, जो फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है, जिसमें फूड है, कॉस्मेटिक्स है, सप्लीमेंट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, ये एक उस कैटेगरी में आते हैं। तो हम बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस है, मेडिसिन, तो वो तो एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स होते ही है। ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं ये भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आपको रजिस्टर करना होता है इंपोर्ट करने से पहले। ओके। इवन अगर कोई लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको भी सेल करने से पहले प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना होता है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फूड का एक अपना रिक्वायरमेंट है, कॉस्मेटिक्स और सप्लीमेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं या हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये कोई भी बिजनेस, चाहे आप बल्क में राइस लेके आ रहे हो या आप केक बेकरी में केक बना के सप्लाई कर रहे हो, चाहे आप सेंटेड कैंडल बेच रहे हो या फिर आप ऑनलाइन अमेजन पे जाके आप एक हेयर ऑयल बेच रहे हो, सब कुछ प्रोडक्ट रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर यहाँ पेनल्टीज आप जानते हो दुबई में कि कितनी बड़ी हो सकती है। तो स्टार्ट फ्रॉम 10,000 टू अप टू 100,000 तक की पेनल्टी हो सकती है अगर आपने बिना रजिस्टर किए प्रोडक्ट सेल करते हो तो। तो ये बहुत एक जरूरी है बहुत ना ही हाँ बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेगुलेटेड एरिया है, जो हर बिजनेस ओनर को जो यहाँ पे जो नया सेटअप कर रहा है या जो यहाँ काम कर रहा है पहले से। हाँ मैं आपको कुछ स्टोरी शेयर करूंगा और यू विल बी सरप्राइज कि लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में या इस पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में कितनी इग्नोरेंस होती है या कितनी अधूरा इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है उनके पास। हाँ खासतौर से स्टार्टअप्स को कंपनी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ई कॉमर्स 5,000 में आपने ई कॉमर्स कंपनी बना ली, ठीक है, 5,000 7,000 में जो भी सर्विस जो बना रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। हाँ प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपने अगर सही एक्टिविटी चूज नहीं की तो आप उस कंपनी में प्रोडक्ट ही रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अगर आपने कंसल्टेंसी कंपनी ली या मार्केटिंग कंपनी आपने बना ली तो आप उसमें तो प्रोडक्ट रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे, उसमें कॉस्मेटिक आपकी इंपोर्ट ही नहीं होगी, उसमें फूड प्रोडक्ट आपका। तो एक ये इन्फॉर्मेशन पहले आपको होना, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि ई कॉमर्स का आप लाइसेंस ले लो तो आप सारे प्रोडक्ट आप सारे काम कर सकते हो, तो यू में ऑनलाइन कर सकते हो। ई कॉमर्स एक फैसिलिटेशन है आपके लाइसेंस का कि आप ई कॉमर्स ऑनलाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको अगर इंपोर्ट करने हैं, ट्रेडिंग करने हैं, तो पर्टिकुलर आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए, या तो आपके लाइसेंस में जनरल ट्रेडिंग का एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है जैसे फूड स्टफ है, कॉस्मेटिक है, या जो भी आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो अपनी, वो आपके पास होनी चाहिए। तो एक पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वही सही चूज नहीं करी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होनी है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपको एक पूरा उस प्रोसेस का कि जो प्रोडक्ट में आप डील करने वाले हो, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोडक्ट्स की जो इंग्रेडिएंट्स है क्या वो यहाँ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एग्जैक्टली उन, और खाली इंग्रेडिएंट नहीं, वो जो उन पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो उसकी जो डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं वो भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। क्योंकि इतना हमें अक्सर ऐसा आता है, और ये बहुत रूटीन का काम हमारे पास, कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं लेके कि भाई मुझे प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, मेरा कंसाइनमेंट पोर्ट पे जो है आया हुआ है, हाँ और अब उसे पता चला कि ये प्रोडक्ट उसको रजिस्टर कराने थे। और ये कब पता चलता है? जब वो कंसाइनमेंट आ जाता है और फिर कंसाइनमेंट आता है और उसे रिलीज कराना होता है, फिर वो क्लियरिंग एजेंट बोलता है कि लाओ भाई डॉक्यूमेंट दो। वो कहता है कौन से डॉक्यूमेंट के, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के, वो क्या होता है, तब उसे पता चलता है। हाँ। और वो तब तक आप बहुत टाइम आपका जाया हो चुका होता है, क्योंकि आपको एक नॉर्मल कंडीशन में अगर आप फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट अगर आप रजिस्टर कराते हो तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 वीक टाइम। अगर 4 वीक आपको लगने, और वो भी तब है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपका लेबल सही है। मानो आपके लेबल में कोई कमी है और डीएम ने कह दिया कि इस लेवल को चेंज कराओ, प्रोडक्ट तो आपका कंटेंट दुबई म्युनिसिपैलिटी। ये मैं इस पे भी जाता हूँ कि कौन सी अथॉरिटीज है, तो डीएम आपको कहती है कि आप लेबल चेंज करो भाई। हाँ। और आप तो लेबल का प्रोडक्ट आपका कंसाइन पैक किया हुआ पड़ा है। तो और अगर आप उसको रिलीज नहीं कराते हो तो आपको डेमरेज चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर आप रिलीज होने नहीं देंगे वो बोलेंगे। तो हालांकि म्युनिसिपैलिटी हेल्प करती है, फर्स्ट टाइम वालों को कम से कम इतना देती है कि ठीक है, अगर आपने कर लिया तो आप उसको पोर्ट से हटा के वेयर हाउस में रख लो, और आपको एक कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के वो अलाउ कर देते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन करवा लो। ऐसे तो बिना रजिस्ट्रेशन के तो वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये है कि वो पोर्ट से रिलीज कर देंगे कंडीशनल। तो वो एक अलग अलग केसेस में होता है, बट बेच नहीं सकते उसको। बेच नहीं सकते बिल्कुल। जब तक मैं आपको ऐसे केसेस बताता हूँ सचिन, यू विल सरप्राइज। हमारे पास लास्ट आई थिंक कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है, एक
क्लाइंट को कॉल आया सुबह पहले कि आप मेरी मदद करें, क्या है मसला? उसने कहा मैंने फ़िश कैवियर मंगाया है, फ़िश कैवियर, और उसका इनवॉइस का तो $50,000 का वो फ़िश कैवियर था, और वो पेरिशेबल आइटम होता है बहुत, उसकी शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। वो जब कार्गो विलेज में पहुंच गया तब उसे पता चला कि इसे रजिस्टर भी कराना है, एंड वो इतना परेशान था कि मैं करूँ क्या, क्यों हमने बताया उस टाइम पे लंबा टाइम लगता था एज यूजुअल, जैसे 15 दिन 20 दिन, और तब तक वो प्रोडक्ट तो वो एक्सपायर हो जाता, तो उसका सारा उसका नुकसान हो जाता। लेकिन ये कि उसका भी एक हमने मेहनत की, म्यूनसिपैलिटी ने भी उसको कंडीशन हमने शेयर की कि भाई ये एक कंडीशन ऐसी है कि पोर्ट पे माल है और कुछ आप इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करें, तो उन्होंने भी इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में लिया, और आई थिंक 2 दिन के अंदर उसका प्रोडक्ट रजिस्टर हो गया। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, आप इसको नहीं माने कि आपका भी किसी का ऐसे ही माल कंसाइनमेंट पोर्ट पे आएगा और फिर वो म्यूनसिपैलिटी रिलीज कर देगी। तो हमें पहले इनफैक्ट मैं तो कंसाइनमेंट से पहले, तो बहुत पहले की बात है, मैं तो ये कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि कंपनी भी बाद में बनाना, पहले अपने प्रोडक्ट हमें चेक करा दो, हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट भी रजिस्टर होने के लायक तो नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है, एक लास्ट टाइम मेरे पास एक क्लाइंट था यूरोप से, उसने अपने बोला कि मुझे ये मेरे प्रोडक्ट रजिस्टर कराने और मेरी कंपनी बना दो। तो हमने कहा कि पहले हम प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट चेक कर लेते, वो इंग्रेडिएंट यहाँ पे अलाउड ही नहीं थे। अच्छा, तो अब अगर मैं उसकी कंपनी बना देता तो उसकी कॉस्ट कंपनी की लगती, फिर वो यहाँ प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है कि इवन कई बार लोग, मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, बहुत बड़ा, मतलब वो बड़ा बड़ा अजीब सा मामला है कि किस तरह के नुकसान लोगों को हो सकते हैं। एक मेरा क्लाइंट था इंडिया से, उसने राइस जो है वो बैग्स लेके आया, राइस आई थिंक 10-20 किलो के बैग्स उसने वहाँ से इंपोर्ट करते तो बैग में लेके आया। अब ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द लेबल्स की, जो हम लेबल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कितनी ज़रूरी है और कितनी मतलब इम्पोर्टेंट, उसका कितना एक्यूरेट होना। तो उसने जब आप फूड प्रोडक्ट आप रजिस्टर करते हो तो आपको अरेबिक में ट्रांसलेशन भी चाहिए उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है। तो उसने क्या किया कि आप हंसोगे कि उसने इंडिया में वहाँ ट्रांसलेट करवा लिया उसको, इंग्लिश में जो इन्फॉर्मेशन थी, और जो करने वाला था उसे भी नहीं पता था, उसने उर्दू में कर दी। अब उस क्लाइंट को तो उर्दू अरबी एक जैसी दिखती है, तो अब वो प्रोडक्ट यहाँ पे पोर्ट पे आ गए, ठीक है, कंसाइनमेंट उसका पहुंच गया पोर्ट पे जब आया तो उन्होंने कहा ये क्या लिखा हुआ भाई, लेके जाओ इसको वापस। उसको अच्छा, लोग सोचते हैं नहीं, अरबिक सेम है, हाँ, नहीं है। अच्छा, वो बैग की कंडीशन ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था, उसको वापस माल लेके जाना पड़ा, क्योंकि वो ना उसको फेंक सकता ना उसको चेंज, क्योंकि आप बैग को खोल के चेंज भी नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा नुकसान उसको हुआ इस सारी बात में। तो एक जो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का, जिसको आप किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ गूगल की इन्फॉर्मेशन या इन जनरल जो ऑफिशियल जो डीएम की वेबसाइट या दूसरे सोर्सेस है वो नहीं होते, क्योंकि बहुत फाइन चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसके आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको एक किसी बड़े नुकसान का अंदेशा हो जाता है कि आप उसको बिजनेस के साथ कर सकते हो। हाँ, जैसे अभी मैं वो वाला जो केस जो सोच रहा, जो जिन्होंने फिश कैवियर थे ना, फिश कैवियर जो उन्होंने मंगाया था, अगर वो बिजनेसमैन को अगर आप नहीं मिलते तो शायद वो 2 दिन में तो मतलब वो भी नहीं कर सकता था। ये मतलब ये भी जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, मतलब आप किसके पास जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली तो प्रोसेस है 15 दिन 20 दिन का वो लगेगा, राइट? उसको नहीं सचिन, ठीक है, हमने भी अपने जो तरीका है, लीगल तरीका है, वो कभी कभी क्या होता है कि आपको सिचुएशन समझनी होती है कि वो मतलब इसमें कितना नुकसान होना है क्लाइंट का, एंड हमें 2 कदम आगे बढ़ के कुछ करना होता है, क्योंकि होता है इग्नोरेंस हो गई, लेकिन अब आप उसके पार्ट पे है कि हमें जाके करनी पड़ती है मेहनत। हमने रिक्वेस्ट की डीएम वालों से एंड उन्हें एक्सेप्ट की। तो ये एक है कि वो एक कंडीशनल कभी कभी उस चीज़ों को वो फेवर कर देते हैं, या एक थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, ये ज़्यादा होता है कि फर्स्ट टाइम में वो कंसिडर करते हैं कि एक नया बिजनेसमैन है और गलती हो सकती है, तो वो कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। तो ये ज़रूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आप उसको मतलब उन प्रोडक्ट को आप देख के आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या। बिल्कुल, हम यही करते हैं कि जैसे ये बहुत एक वैसे अगर आप इसको बोले कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, ना कि ये कि सिर्फ आपके दिल में आया कि मुझे बिजनेस करना और आपने कर लिया। जब तक आप उसकी पूरी मार्केट स्टडी नहीं करते हो, मार्केट उसकी फिजिबिलिटी उसकी वायबिलिटी नहीं स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट की भी वही ज़रूरी है कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको मार्केट
मार्केट में क्योंकि आपको पसंद है इसलिए वो दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको पहले अपने कंपटीटर्स देखने होते हैं, उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको देखनी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसमें भी ये देखना है कि ये प्रोडक्ट जो आप लेके आए हो ये यहाँ चलने लायक है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें चलने में लायक का मतलब होता है उसके इंग्रेडिएंट्स यूजेस करने के तरीके हैं, या उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, कि वो यहाँ के लॉ को, यहाँ के जो कंप्लायंस पार्ट को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इंग्रेडिएंट्स की थोड़ा सा बात करते हैं कि मतलब ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं टॉप, जो चीजें मतलब बिल्कुल नो नो है कि यूएई में मनाही है, बिल्कुल ऐसे कुछ हैं जो हम लोग मतलब इन जनरल बोल सकते हैं कि इन ये अगर इंग्रेडिएंट है तो सोचना भी मत। जैसे इंग्रेडिएंट में ऐसे ही आती हैं कि जैसे पॉपी सीड्स जो होते हैं, जिसको खसखस हम ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जिसमें खसखस हो वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। वो तो वैसे ही इंपोर्ट करना या लेके आना पर्सनल पे में भी वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो कोई ऐसी चीज़ हो, अल्कोहल, कई आपके फूड इंग्रेडिएंट में कहीं पे भी अल्कोहल, या फिर पोर्क, अगर वो अब या तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि ये इसमें पोर्क है, क्योंकि वो हलाल और नॉन हलाल ये भी एक दो कैटेगरीज है। आपको नॉन हलाल एक कैटेगरी है, उसको भी आपको क्लियरली मेंशन करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, सारे उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं। तो वो आपका प्रोडक्ट हलाल है ये और या नॉन हलाल है, वो आपको डिफाइन करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ख़ास तौर से। उसके अलावा कई सारे ऐसे होते हैं जो नॉन फूड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, तो वो भी हमें पहले एक म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक लिस्ट भी है पूरी उनके कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये कि उसको एक क्लासिफिकेशंस है पूरा कि कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएंगे। ये जो प्रोडक्ट्स के मतलब कैटेगराइजेशंस होते हैं, ये एक तो ये हो गया कि इसका यूज क्या है, राइट? हर प्रोडक्ट का एक वो सवाल होता है कि इस प्रोडक्ट का एंड यूज क्या है, उसके हिसाब से उसका एक क्लासिफिकेशन वो हो जाता है। फिर दूसरा हो गया कि ये प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, राइट? क्या वो भी होता है कि प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस इंग्रेडिएंट की भी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन को कंसिडर करते हैं कहीं पे कि नहीं, एग्जैक्टली ये मायने नहीं रखता कि कंट्री प्रोडक्ट कहाँ से बन रहा है। अगर वो जो से एक उस अपनी जहाँ जिस कंट्री में वो बन रहा है वो वहाँ के लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। जैसे इंडिया में होता है तो एफएसएसआई होता है, उसको वो अगर उसके पास लाइसेंसिंग है बनाने का, और जब वो एक्सपोर्ट करता है तो उसको ये लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी होती है। आप जब तक आप उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करोगे आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वहाँ फुलफिल करता है। तो यहाँ एज सच म्यूनसिपैलिटी जो है वो कोई कंट्री स्पेसिफिक या इस तरह नहीं देखती है। लेकिन यहाँ हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फूड से रिलेटेड आपको बताऊँ। फूड प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए हमें आपको कोई लैब टेस्ट इनिशियल लेवल पे नहीं चाहिए होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपका जो प्रोडक्ट है उसका लेबल पे ही मेनली फोकस होता है, उन पर जो इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर रहे हो, जो भी आपने लिखा है, चाहे उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या चाहे उसके यूजेस हैं या उसको हाउ टू यूज इट, स्टोरेज कंडीशन, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, 10-12 पॉइंट्स है जो आपको उस पर मेंशन करने हैं। आपने वो मेंशन कर दिया, म्यूनसिपैलिटी उसको मानती है कि भाई ठीक है आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। आप वो लिखे हुए को आप उसी के बेस पे वो इंपोर्ट भी करने को आपको अलाउ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत रिस्क पॉइंट क्या है कि जब प्रोडक्ट आपका इंपोर्ट हो जाता है, पोर्ट से रिलीज हो जाता है, तो फूड आइटम कभी भी डायरेक्टली रिलीज होके आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। वो पहले वेयर हाउस में जाएगा, जहाँ स्टोरेज जो उसका स्टोरेज होगा, और वेयर हाउस में फिर दुबई म्यूनसिपैलिटी का इंस्पेक्टर आता है, वो उसे चेक करता है जो आपने बोला है, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने डिक्लेयर किया है। जैसे फॉर आपने उसे लिखा है कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है या हलाल है, जो भी कुछ आपने लिखा है, आपने ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सब है, वो वहाँ से फिर वो आपसे सर्टिफिकेट मांगता है कि आप ये सर्टिफिकेट दो, और इस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग होती है। अच्छा, बाद में अब अगर आपने जो कुछ क्लेम जितने भी जो लिखे हैं इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट के लेबल पे, अगर वो उसके मुताबिक नहीं है, वो प्रोडक्ट आप कभी नहीं बेच सकते, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे बेचने का, वो फिर वो आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो फूड वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा उनको प्रिकॉशन लेना होता है कि जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो म्यूनसिपैलिटी के लेबल पे उन्होंने जो कुछ मेंशन किया है, उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और सिर्फ एक बार नहीं, हर बार। हालांकि प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन आपको 5 साल में एक ही बार कराना होता है, जब आपने एक बार रजिस्टर करा लिया वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट आप हर बार ये इंस्पेक्शन होगा, जब भी आप प्रोडक्ट लेके आओगे तब आपका इंस्पेक्शन होगा, और तब तक आपको वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने ही पड़ेंगे। मतलब हर शिपमेंट के और इवन शिपमेंट नहीं, सचिन आप सरप्राइज करोगे, यहाँ की जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, स्पेशली दुबई म्यूनसिपैलिटी और जो दूसरे म्यूनसिपैलिटी भी, सारे दूसरे स्टेट के भी, वो इतने विजिलेंट है कि वो आपके रेस्टोरेंट में आके चेक करते हैं, आपके स्टोर में आके चेक करते हैं, आपके प्रोडक्ट को रैंडमली वो उठा के सैंपल लेके जाते हैं।
और उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और वो देखते हैं कि जब आपने जब क्लेम किया था, आप जैसे उसकी उसकी एक स्टोरेज लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो उसको फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, या बहुत, तो आप किसी लेवल पे भी आप उस किसी भी स्टेज पर उसको मिस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना, और इसके बहुत हेफ्टी, मुझे खुद फाइन की बात करनी पड़ेगी, बहुत ही बड़े और बहुत ही महंगे वाले फाइन होते हैं इन सारी चीज़ों को करने के। एज अ कंज्यूमर मुझे इतना कॉन्फिडेंट लगता है कि यूएई की अथॉरिटीज इस इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स रखती हैं, तो एज अ कंज्यूमर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको अच्छे प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं मार्केट बिल्कुल में। बिल्कुल यही बहुत होता है, बिल्कुल हाँ। ये 100% है। ये कॉन्फिडेंस लेवल ही बिल्ड करने के लिए ही अथॉरिटीज इतनी इतनी सख्ती से काम करती हैं, और ये वो सख्ती ही हमारे लिए काम है। हम देखते हैं कि आप मार्केट में जो जरा सा भी आपका कोई किसी ने कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं रख सकता यहाँ पे, या फिर कोई जो जैसे बहुत सारी इनमें पॉइंट है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं हो सकती, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि इसमें कैलोरीज कितनी है, एक न्यूट्रिशन इफेक्ट होता है हर खासकर फूड आइटम के पीछे एक टेबल बनती है, तो कि इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितनी आपको एनर्जी मिल रही है, इसमें कितना फैट है, ये सब आपको डिस्क्राइब करनी होती है, और ये आपको लैब में टेस्ट करवा के लिखनी है, आप अपने मर्जी से टेबल नहीं भर सकते। तो ये, और उनको सबको रैंडमली चेक भी होती है वो, कि आप उन सारे स्टैंडर्ड्स को, पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फूड आइटम स्पेशली जो जहाँ पे हर किसी का जुड़ाव उससे, तो ये बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो इस मामले में इस सारी चीज़ में, जिस फैक्ट्री से वो बना रहे हैं और जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनसे वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो एक क्वालिटी और कंसिस्टेंसी उनके प्रोडक्ट में हो, और वो उन्हें पहले पूरी मार्केट स्टडी इस चीज़ की करें कि जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो चाहे वो उसके इंग्रेडिएंट हो, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, चाहे उसकी, बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग वहीं से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी, वो अपनी एक पैकेजिंग जो वहाँ चल रही है उसी पैकिंग को लेके आ जाते हैं कि भाई यही पैकेजिंग है, क्योंकि एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए नई पैकिंग करवाना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत बड़ी कॉस्ट आपके नए पैकेजिंग की होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इंडिया में या पाकिस्तान में जो लिखी हुई, जो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत सारे क्लेम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको इस पे भी स्टडी करनी होती है। मैं कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उनका कुछ कोकोनट वाटर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, तो उन्होंने वहाँ इंडिया में प्रिंट कराया हुआ था और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने जब प्रिंट सबमिट किया तो उसने लिख दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हटाओ, ये इन्फॉर्मेशन हटाओ, ये इन्फॉर्मेशन। अब आप टेट्रा पैक पे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ हटाओगे भाई, कितने के स्टिकर लगाओगे? बिकॉज स्टिकर लगाना, सिर्फ एक स्टिकर अलाउड है अगर आपने अरेबिक आपके प्रोडक्ट पे नहीं है, तो म्युनिसिपैलिटी आपको ये अलाउ करती है कि आप अरेबिक का स्टिकर बना लो, जो अरेबिक इन्फॉर्मेशन। आपने भी देखा होगा कई बार सुपरमार्केट्स में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे एक स्टिकर लगा होता है जहाँ अरेबिक, तो वो एक फैसिलिटेट करती है दुबई म्युनिसिपैलिटी कि भाई अगर आपने नया प्रोडक्ट ला रहे हो और प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी प्रिंटेड है और आप नया नहीं प्रिंट करा सकते, तो उन्होंने एक फैसिलिटी दी कि आप जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है उनको अरेबिक में ट्रांसलेट करा के एक स्टिकर चिपका दो। तो वो एक ही स्टिकर अलाउड है। अगर आपके प्रोडक्ट पे आपने एक्सपायरी डेट सही नहीं है या आपकी सेल्फ लाइफ नहीं है, तो वहां पे आप स्टिकर लगा के चेंज नहीं कर सकते, चेंज ही करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया और आपने सब खरीद लिया, और फिर आपने पता चला कि आप जो है वो ये प्रोडक्ट तो आपके लिए ये लेबलिंग और ये तो आपके एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आई एम सॉरी कि क्योंकि नॉलेज मेरा इतना कम है इस मामले में। आप जब बोलते हैं कि प्रोडक्ट को रजिस्टर करना, मतलब जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं जैसे कोकोनट वाटर, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में, राइट? तो ऐसा तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर नहीं product सचिन, ये बात आ रही है, हम यहाँ पे जो मेनली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैक्ड प्रोडक्ट, प्री पैकेज प्रोडक्ट की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस का भी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन राइस ऐसे नहीं कि आप कोई राइस आएगा वो किसी ब्रांड में तो आएगा, किसी के तो बैग में, किसी के तो ब्रांड के अंडर आएगा। तो हर बार जिस ब्रांड के अंडर में आ रहा है उसको रजिस्टर कराना है। राइस तो वही प्रोडक्ट हो गया। हाँ, वो एक प्रोडक्ट हो गया। इवन आपने वेजिटेबल भी अगर आपने पैक डब्बे में करके भेजी है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम इस पे जूम आउट करते हैं, जो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया कि फिजिकल प्रोडक्ट्स जिनके हैं उनके लिए प्रोडक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है, ठीक है। उनका क्या, जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई जैसे सर्विसेज होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? मैंने एक मतलब मैं सॉफ्टवेयर बना के मैं बेच रहा हूँ, लोगों को इंस्टॉल कर रहा हूँ सपोज,
तो उस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन उस पे लागू होता है या नहीं होता? नहीं, बेसिकली सचिन, जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है वो मेनली जो फोकस है वो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे ही है, जो अच्छा। ह्यूमन कंजप्शन के लिए काम आ रहे हैं, या पेट फूड है तो जो पेट्स को यूज़ होता है, ये बेसिकली जो कंजप्शन में काम आ रहे हैं। ये जो दूसरे जो आप बता रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर है या इंटेजिबल प्रोडक्ट्स हैं कोई, या फिर इवन जो आपके दूसरे भी प्रोडक्ट्स है, आपका चाहे माइक है या कैमरा है या लाइट है, ये सब सर्टिफिकेशन, इनके भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। ये दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे ईकास होता है, EQM क्वालिटी मार्क होता है, ईकास होता है, तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन ये एक अलग प्रोसेस होता है, वो प्रोडक्ट से अलग हटके उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ तकरीबन मान के चलें कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे कोई बहुत ही कुछ एक कैटेगरीज होगी जो सिंपलीफाई ऐसी होगी कि जैसे कपड़ों को छोड़ दें, जूतों को छोड़ दें, या कुछ और ऐसी नॉर्मल जैसे कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड छोटा मोटा चीज़ें। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखोगे, मेरा मानो तकरीबन कोई 90% ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है वो आपको सबको किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी रूप में वो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन या वो उसको आपको करवाना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्वालिटी अश्योर करना चाहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है तो वो उस पर्टिकुलर वो सर्टिफिकेशन उसके पास हो। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि उसने जो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास, वहाँ से अगर आप वो सर्टिफिकेशन लेके आ रहे हो तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। वो एक अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, और वो मैंने बताया कि वो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से होता है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अगर जैसे मेडिकल डिवाइसेस है या मेडिसिन है तो उसका एक अपना अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी एक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, फार्मा की एक अलग प्रोसेस है। अच्छा, जो बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि उनका फिजिकल प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट रजिस्टर करना है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने से खुद जाके रजिस्ट्रेशन करा ले? कि जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी उसी प्रोसेस को उनको हेल्प करती है, राइट? आप उनको प्रोडक्ट उनका रजिस्टर करा के देते हो। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जाके खुद कर ले, या कितना मतलब उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो प्रोसेस? सचिन, नहीं, बहुत आसान है करना, मतलब इसको, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है। मनता जी, दुबई म्यूनसिपैलिटी के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप जाएं, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करें और जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे वो आप अपलोड कर दें। प्रोसेस दिखने में तो बहुत सिंपल सा है, लगता है आपको, लेकिन अब आती है कि जो प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट है ये बैंड है या नहीं है, ये पोर्टल आपको नहीं बताएगा। ठीक है, जो आपका लेबल एज पर द डीएम स्टैंडर्ड गाइडलाइन है या नहीं है, ये डीएम आपको नहीं बताएगा, दुबई म्यूनसिपैलिटी आपको नहीं बताएगा। आपको ये जो बारकोड या आपकी जो आपने जो स्टोरेज कंडीशन लिखी है, या आपने जो इसके ऊपर जो एलर्जी कंडीशन लिखी है या नहीं लिखी है, ये आपको वो पोर्टल नहीं बताएगा। तो होगा क्या कि आप सबमिट करोगे, आपके एक सर्टेन पीरियड के बाद, जैसे 15 दिन का 15 दिन का फॉर एग्जांपल एक टाइम है रिव्यू करने का, 15 दिन के बाद आपके पास रिमार्क आएगा, और रिमार्क में ये लिखेंगे कि या तो ये लिखेंगे कि अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आप अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिखोगे तब आपको पता नहीं चलेगा, और म्यूनसिपैलिटी का एक अपना प्रोसेस है रिप्लाई करने का, कॉल सेंटर का, आपको फिर आप सबमिट करोगे, फिर आप वही गलतियां करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि आपको बहुत डिटेल जाके एक इंडिविजुअल कंसल्टेंसी वहाँ म्यूनसिपैलिटी और या ऑनलाइन पोर्टल में या सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी। अगर वो नहीं मिल पाई तो आप फिर वही दोबारा से सबमिट करोगे। मैं कल आज ही कोई आया था मेरे पास ऑफिस में, उसका एक प्रोडक्ट था सप्लीमेंट कैटेगरी का। उसने बताया कि किसी कंसल्टेंट से करवाया था, उसने उसको कॉस्मेटिक में रजिस्टर करवा दिया, मतलब उसको सबमिट कर दिया। वो 15 दिन 2 महीना 20 लगे उसको, वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रिजेक्ट होना ही था, कैटेगरी गलत थी। तो जब आपको पता ही नहीं है कि ये सप्लीमेंट में आएगा, कि ये फूड में आएगा, कि ये कॉस्मेटिक में आएगा, और उसके भी अपने एक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बहुत डिटेल्ड चीज़ें होती है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए टाइम सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर उसने कंपनी सेटअप की, उसका मीटर यहाँ चालू हो गया, हम ये कहते हैं कि जिस दिन मंत्री लाइसेंस बना मीटर चालू, आपके सारे खर्चे स्टार्ट हो गए, चाहे वो आपके वीज़ा से रिलेटेड सारे। और अब अगर आपने प्रोडक्ट रजिस्टर कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, क्योंकि आपने कई जगह कमिटमेंट किया हुआ है, आपने मैन्युफैक्चरर से भी कमिटमेंट किया कि आप उससे माल लेने वाले हो, और आपने सप्लायर से भी कमिटमेंट किया हो कि आप उसे इतने पर्टिकुलर टाइम में माल देने वाले हो। और अगर आपने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करने में आपने टाइम माना था कि 1 महीने में करा दोगे, और आपको 3 महीने लग गए, तो आप सोचेंगे आप तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे भाई, आप माल खरीदेगा कौन? और अगर आपने माल नहीं खरीदा तो वहाँ आपको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अक्सर गलती होती है, जब कल मैं बता रहा था कि यार हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, तो अब ये इग्नोरेंस है।
अब मैं ये मानता हूँ कि किसी कंसल्टेंट ने किया, अब उसकी अपनी गलती थी या उसके पास वो उस तरह की टीम नहीं थी कि जो सही चीज़ समझ सके। क्लाइंट को भी ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा वो देख ले मार्केट में निकलने से पहले। आप और सारे मामलों में इतने इंटेलिजेंट होते हो तो कम से कम इन सारे मामलों में भी आपको देख लेना चाहिए कि एक कौन सही कंसल्टेंट है, या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। कैसे पता चल सकता है कि एक कंसल्टेंट, जैसे अगर मैं मतलब अपने आप को, अगर मैं उस बिजनेस जो आज सुबह आज की जो बात आप कर रहे थे कि अगर मैं कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि ये कंसल्टेंट कितना केपेबल है, नहीं है, राइट? अगर मुझे पता होता तो शायद वो आपके पास आ जाता। तो वो कैसे एक एज अ कस्टमर, एज अ न्यू बिजनेसमैन, थोड़ा सा आप उसमें गाइडेंस करें। सचिन, इसमें दो बातें, मेरी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। मैं सुबह वाला ही आज ही का एग्जांपल देता हूँ। उसने कहा कि देखो आपने तो इसको देखते ही बता दिया कि इस कैटेगरी में नहीं जाएगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो आपका एक्सपर्टाइज है, आपको पता है। मुझे जब जैसे होता है ना कि जो मेरा काम और मुझे पता होता है, आप एक्सपर्ट हो अपने काम में, हर कोई अपने काम में होता है। जैसे सोनार को आप दिखाओगे सोना, तो वो देख के बता देगा भाई क्या है प्रोडक्ट की, कितना क्या है, सारी उसमें ऊपर नीचे क्या। तो ये हर आदमी एक्सपर्ट होता है अपने काम का। अगर वो आप किसी प्रोडक्ट को देखकर यही डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कंप्लीट है कि अनकम्प्लीट है, इसमें क्या मिसिंग और क्या नहीं है, अगर आप ये नहीं जज कर पा रहे हो तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ इंसाफ कर रहे हो। आपको वहाँ अब ये बात क्लाइंट को तो पता चली जाती है कि अगर मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेरा ये मानना है। दूसरे, आज के टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हो, आप 2-3-4 लोगों से बात कर सकते हो, आपके पास गूगल रिव्यूज़ होते हैं, आपके पास ऑनलाइन आपके पास एक ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट क्लाइंट कंसल्टेंट्स के साथ बात कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आपको 2-3 लोगों के साथ बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन आपको ज़्यादा आपको रिप्लाई किस सेंस में रिप्लाई कर रहा है, किस तरीके से आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, और किस तरीके से आपको वो गाइड कर रहा है। सपोर्ट कैसा है, एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा ये मानना है कि हम मेरा एज ए कंसल्टेंट, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए। मेरे पास सचिन क्लाइंट है जो पिछले 10 सालों से कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं, जो और उनको दूसरे किसी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस सर्विस को, उस चीज़ों को उनके साथ मेंटेन करके चल रहे हैं। क्योंकि एक रिकरिंग काम है, आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ती जानी है। आज आप एक प्रोडक्ट के साथ आए हो, आपको फिर अगले हर 6 महीने, साल भर के बाद आपको प्रोडक्ट तो आनी ही है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट को थोड़ी हमेशा बेचोगे। आपके नए उसमें फ्लेवर्स आएंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई ब्रांड्स। तो ये एक प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस है, और इसके साथ वो कंसिस्टेंसी, आपकी प्रोफेशनलिज्म आपकी सर्विसेज में, आपकी डिलीवरी में अगर जब तक नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक प्रोडक्ट एक बार आपने अगर रजिस्टर कर दिया, अगर वही प्रोडक्ट दोबारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बैग ऑफ राइस, जो आपने राइस का एग्जांपल दिया, तो अभी आज 10 बैग्स आ गए, पहला जो कंसाइनमेंट आया, तो ये पहले से रजिस्टर हो चुका है। अगर तो अगली बार जब आएगा तो उसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। एक जब हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट उसका, और हर बार आपको एक इंपोर्ट परमिट रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब आपका कंसाइनमेंट पोर्ट पे पहुंच जाता है तो एक आपका क्लियरिंग एजेंट, या फिर आप खुद भी कर सकते हो या कंसल्टेंट से भी करा सकते हो, वो एक इंपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो कंसाइनमेंट रिलीज हो जाता है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट एक प्रोसेस है। आपको तो इंपोर्टर लाइसेंस तो पहले से होना, वो लाइसेंस तो हो गया, आपका लाइसेंस है, आपका प्रोडक्ट भी रजिस्टर है, लेकिन आपको म्युनिसिपैलिटी के सिस्टम में जाकर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है कि ये आपका कंसाइनमेंट आया है, या आपने उसके इनवॉइस नंबर और उसके जो BL बिल ऑफ लैंडिंग और ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। फिर उसके बाद एक इंपोर्ट परमिट रिलीज होता है, उसके बेस पे प्रोडक्ट आपके रिलीज होते हैं। एंड ये चाहे किसी भी मोड से आए, मतलब अगर आपका कोई सी से आए, इवन बाय रोड भी आ रहा है, रोड आ रहा है, बाय सी ये एयर आ रहा है, सारा बिल्कुल सारी जगह, सारे ही कस्टम जो भी जहाँ पे पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, वहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट आपको देखी जाती है। लोकल प्रोडक्ट्स, अगर कोई यहाँ पे यहीं पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है और यहाँ पे अगर कोई बेच रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ये सारे प्रोसेस उस पर अप्लाई होते हैं? फ्री जोन में ऐसा होता है कि आपने फ्री जोन में अगर कंपनी रजिस्टर किया है तो आप ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसी फ्री जोन के अंदर ही बेच सकते हैं, या फिर पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी बेच सकते हैं? उस किसी ने ये अगर प्लान किया कि वहाँ से कहीं से इंपोर्ट करके, इंडिया से बल्क में ला के यहाँ पे अगर रीपैक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे पॉसिबल होता है? मतलब ऐसे जो सबसे बेसिक सवाल लोगों के दिमाग में होता है वो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, कि उन लोगों को तो ये ज़रूरी होता है कि ये
कितना कॉस्ट लगता है इसमें, कितना लगता नहीं है? सचिन, ये डिपेंड करता है कि आप